बच्चों, आज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया रावट नर्सिंग होम एक विधा है और यह जो है रिपोर्टाज है। जैसा कि पहले भी बताया गया था, रिपोर्टाज जो है गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी आँखों से देखा हुआ घटना को प्रभावशाली ढंग से वर्णन करता है। वह जो होती है रिपोर्टाज कहलाती है। तो आज ये रावट नर्सिंग होम जो है यह रिपोर्टाज विधा है। इस निबंध में इस रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर की एक रावट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत 3 परिचारिकाओं, जिसमें पहले हैं मदर मार्गरेट और दूसरे हैं मदर टेरेसा और तीसरी हैं सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का परिचय और उनके सेवा भाव का वर्णन किया गया है। इसमें इस घटना का चित्रण इतना मार्मिक रूप में है कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का भी मिसाल बन गया है। तो मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड ये दोनों जो हैं अलग अलग विरोधी देशों के हैं। ये क्रमशः फ्रांस और जर्मनी की हैं, अर्थात मदर टेरेसा जो है फ्रांस की और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड जो है ये जर्मन की निवासी है। ये दोनों देश विश्व युद्ध में विरोधी देश रहे हैं, परंतु मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थे। लेखक ने अपने इन उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारिकाओं का सेवा भाव एवं उदार मानवीय दृष्टिकोण एक ही ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ है, अर्थात विकसित हुआ था। तो इस प्रकार से लेखक इस रिपोर्टाज के माध्यम से इन परिचारिकाओं के उदार भाव और उनके मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया है। तो लेखक का प्रारंभ करता है रिपोर्टाज विधा का वर्णन और लेखक ही, क्योंकि लेखक ही था और लेखक ही उस रावट नर्सिंग होम में अपनी आँखों से देखा हुआ वर्णन कर रहा है। देखें, कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचायक हो गया, क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की चपेट में आ गई। लेखक बताना चाहता है कि मैं जिसका कल तक अतिथि था आज मैं उसका परिचारक हो गया, अर्थात मैं उसका सेवा करने वाला। और जो अतिथेया थी, अर्थात जो मेरी अतिथि सत्कार करने वाली थी, वो अचानक रोग की चपेट में आ गई और मैं उन्हें इंदौर की रावट नर्सिंग होम में ले गया। यह सितंबर 1951 की रोग का आघात पूरे वेग में परिणाम कपाता और वातावरण चिंता से घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने देखा कि मैंने अपने विशिष्ट धवल वर्ण भेष में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई।
ना कह रहेगा। तो कहने का मतलब लेखक बताना चाहता है कि रोग का आघात पूरे वेग में जिस रोग से पीड़ित थे बड़ी तीव्रता से, और उसके शरीर कांप रहे थे, चिंता का वातावरण चारों तरफ छाया हुआ था। और ठीक उसी समय लेखक बता रहा है कि मैं एक विशिष्ट स्वच्छ माने सफ़ेद वस्त्र को धारण किए हुए एक नारी कमरे में आई। देह उसकी 45 वसंत देखी, वर्णहीन श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं पर अनुरजित, कद लंबा और सुस्ता साधा था। और वह उसकी जो शरीर 45 वसंत अर्थात 45 वर्ष की थी, उसकी आयु, वर्ण उसका जो रंग था वर्प के समान श्वेत, और लालिमा से युक्त रेखाओं से मुखमंडल सुशोभित होता था, कद लंबा था और सुता साधा अर्थात उसका शरीर सुडौल और संगठित था। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता है, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, अर्थात बीमार के मुंह अर्थात जो है रोगी के समान अर्थात उदास चेहरा लेकर के रोगी के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। आते ही उन्होंने कहा, भाषा स्पष्ट, वाचा उच्चारण साफ और स्वर आदेश, कथा पर उसमें आदेश का नहीं, ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णता माँ का, अर्थात उनके स्वर में माँ की ममतामयी स्वर से गूंज उठा, और जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में, अर्थात प्रारंभ जो होता है उनकी ममतामयी वाणी से और वातावरण गूंज उठता है। उसके बाद कहा कि हाँ, माँ ही थी होम की अध्यक्षता मदर टेरेसा, जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत थी। लेखक बता रहा है वो मदर टेरेसा जो थी फ्रांस की थी, जन्म लिया था, लेकिन उनका जो कर्मभूमि था कर्म क्षेत्र भारत में ही था। और तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन थी, अर्थात उम्र के ढलते उम्र के साथ साथ फिर भी लेकिन रोगियों की सेवा में हमेशा तल्लीन रहती थी। और यही उनका कर्म था, यही स्थान था, और यही राग बड़े चाव के साथ उसमें लीन रहा करती थी। उन्होंने रोगी के दोनों मलिन कपोलों पर अपने चांदनी के समान हाथों से थपथपाती हैं, तो उस रोगी के सूखे अधरों पर चांदी के समान मुस्कान जो है छा जाती है, और जो दुख से या कष्ट से भरा हुआ वातावरण था वह कम हो जाता है। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, मदर ने उसे देखते ही कहा कि डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। लेखक बता रहा कि उसी समय उस कमरे में एक डॉक्टर प्रवेश करता है और मदर टेरेसा जो है उस डॉक्टर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हारा यह जो बीमार या अर्थात जो रोगी है वो मुस्करा रहा है। हाँ मदर, डॉक्टर कहता है कि हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव में एक ही वाक्य में गूंथ दिए, अर्थात डॉक्टर जो है अपने अनुभव के द्वारा एक ही वाक्य में उनको उत्तर देता है, अपने अनुभव को व्यक्त कर देता है। अभी नहीं, अभी रहने दो। अच्छा, मैंने लेखक उनकी बात को सुन रहा था। लेखक जो है कहता है कि मैं उनकी भावनाओं से अभिभूत बहुत प्रभावित हुआ और मन में सोचने लगा कि बिना प्रसव किए माँ बन सकती है, अर्थात बिना बच्चे का जन्म दिए हुई जो माँ बन सकती है, वही जो है 30 रुपये मासिक की योगक्षेम में 20 वर्ष के लिए दिन और रात सेवा में लगी रहती है। करेंगे मतलब 30 रुपये मासिक वेतन में, करेंगे मतलब एक साधारण जीवन व्यतीत करने के वेतन में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट थी, दिन और रात सेवा में लगी रहती थी और पीड़ितों के तड़पते हुए जीवन
में हमेशा मुस्कुराहट या हंसी बिखेरती रहती थी। तीसरे पहर का समय था कि थर्मामीटर हाथ में लिए आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट धवल भेष में गौर और आकर्षक। लेखक बताता है कि तीसरे पहर के समय मदर टेरेसा जो है अपने हाथ में थर्मामीटर लिए हुए कमरे में प्रवेश करती हैं। ठीक उसी समय उनके साथ में एक नवयुवती और स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र को धारण किए हुए कमरे में आई, और वह कौन थी? नवयुवती अर्थात सिस्टर क्रिस्टहेल्ड थी। गौर और आकर्षण पर उनके स्वरूप का चित्रण करने में दोनों ही शब्द असफल है। यो कहकर उसके आसपास का आ पाऊंगा कि शायद चांदनी के दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। तो लेखक जो है उनके शरीर के सौंदर्य और उनके गठन का वर्णन करते हुए यहाँ तक कहता है कि लगता है कि ब्रह्मा जो है बड़े ही शांत भाव से दूध में घोलकर ब्रह्मा के द्वारा निर्माण की गई। रूप और स्वरूप का एक दैवी ढांचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मन में हुई। लेखक बताया भी वह जो नवयुवती आई थी उसका नाम क्रिस्टहेल्ड था और उनका जो जन्म है जर्मनी में, लेकिन उनकी जो कर्मभूमि है भारत में थी, जो मदर टेरेसा के साथ हमेशा सेवा किया करती थी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मन की द्विता क्रिस्टहेल्ड एक साथ एक रूप एक ही उद्देश्य के साथ हमेशा अपने कार्य में लगी रहती थी। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को। लेखक जो है इन दोनों को देख करके और आश्चर्य से कहता है कि तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता अर्थात हिटलर जैसा शासक जिस देश में जन्म हुआ लिया और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका ने भी जन्म लिया। मैंने उससे कहा, लेखक कहता है कि मैंने उन दोनों से इस बात को रखा तो दर्प से दीप्त और स्टैच्यू सी हो गई। दर्प माने घमंड से या स्वाभिमान से प्रेरित, स्टैच्यू अर्थात मूर्तिवत खड़ी हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर बेग से ठोक कर बोली यस यस। कहने का मतलब उनकी इस बात को सुनकर हाँ स्वीकार करती हुई बड़ी बेग के साथ अपना पैर पृथ्वी पर रखती हैं। वह दूसरे कमरे में चली गई। मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? लेखक प्रश्न करता है मदर टेरेसा से और कहता है कि आप जो हैं इस जर्मन लड़की के साथ बड़े सद्भाव और प्यार के साथ आप रहती हैं। मदर टेरेसा ने उत्तर दिया कि हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती, मैं भी, फिर प्यार क्यों न हो। लेकिन कहते हैं कि हम दोनों जो हैं ईश्वर के लिए अर्थात सेवा भाव के साथ हम एक साथ होकर के हमेशा सेवा में तत्पर रहती हैं और इसलिए हम दोनों एक साथ बड़े प्यार के साथ रहती हैं। मैंने नस्तर चुभाया पर फ्रांस के हिटलर ने पद दलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। लेखक बताना चाहता है कि मैंने नस्तर चुभाया अर्थात बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उनके हृदय को मैंने कुरेदने का प्रयास किया और उस बात को उनके सामने रखा। ये बंद क्यों हो गया? सेट नहीं किया था। नस्तर तेज था, चुभन गहरी पर मदर टेरेसा का कलेजा उससे छूता रहा। लेखक बताना नस्तर तेज था अर्थात मैंने ऐसे वाणी बोली कि जो बड़ा ही प्रभावशाली था, उसके हृदय को क्रोधने वाला था। लेकिन
मदर टेरेसा का जो हृदय था उसे अछूता नहीं रहा, अर्थात बिना प्रभावित हुए नहीं रह सका और बोले कि हिटलर बुरा था। और उसका उत्तर देती वो बड़ा ही क्रूर था, बुरा व्यक्ति था और उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। और उत्तर देती हुई कहती हैं कि उस विश्व युद्ध में इस लड़की का भी घर ढह गया था, नष्ट हो गया था और हमारा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था, अर्थात इस बात को इतनी गहराई के साथ, अपने हृदय में बड़ी ममता के साथ और उससे इतना प्रभावित होकर के ऐसे शब्दों का उच्चारण करती हैं, उत्तर देना चाहती हैं कि जैसे मैं उनकी उस लड़की को अर्थात उस किसहेल को मैं छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा, अर्थात अपने पहले ही उत्तर में मुझे उत्तर विहीन कर दिया। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितने दीवारें खड़ी की है, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। लेखक कहता है कि क्या आ गया, मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो एक समाज में मनुष्य और मनुष्य के बीच में कितनी दीवारें खड़ी की है, अर्थात मनुष्य ही है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में अनेक प्रकार की दीवारें खड़ी की हैं, चाहे ऊंच नीच की हों, भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, संप्रदाय से हो, वर्ग से हो, जाति से हो, तो वो अनेक प्रकार की मनुष्य और मनुष्य के बीच में दीवारें जो हैं वो खड़ी कर दी है। यही कारण है कि सब लोग जो हैं एक दूसरा वर्ग रह करके उनके अंदर प्रेम, सहयोग और सहानुभूति की भावनाएं जो हैं वो नहीं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से मानव के द्वारा निर्मित जो ये मजबूत दीवारें हैं, अर्थात जो यह मनुष्य के द्वारा निर्मित ऊंच नीच, जाति वर्ग, धर्म, संप्रदाय की जो भावनाएं हैं लोगों में भर दी गई है, वह मनुष्य के ही द्वारा निर्मित है। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और इसके आगे कल जो बचा हुआ है, इसके आगे कल बताया जाएगा।